नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बाजार के परफॉर्मेंस की। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई और निचले स्तरों से आई खरीदारी के चलते बाजार में शानदार रिकवरी भी देखने को मिली और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 69 अंक और निफ्टी 21 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कुछ इंडेक्सेस की बात की जाए तो रियल्टी, कैपिटल गुड्स, मेटल शेयरों में आज खरीदारी रही। वहीं ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब कुछ बाजार के जानकार इस पर क्या कहते हैं। निर्मल बैंक के मेहराबून ईरानी का ये कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में करेक्शन आएगा और गिरावट पर निवेशकों को चुनिंदा शेयरों में निवेश करना चाहिए। और बेसिकली मुझे मार्केट में शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, शायद 10, 15, 20, 25 दिन में आई थिंक कहीं पर एक डाउन साइड दिखता है, जहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से खड़ी होकर आएगी। और इसका मूल कारण ये है कि आई थिंक एज वी गो अहेड वी विल टॉक ऑफ ब्रेक्सिट, ब्रिटेन की एग्जिट, नंबर 1। सेकेंड इज यूएस फेड हाइक। तो मार्केट में कहीं पर एक अपसाइड लिमिटेड होने के कारण ऑल दिस फैक्टर्स विल वे ऑन द मार्केट। वहां पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, डिस्टिंक्टली पॉसिबल वी विल कम डाउन, जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। Indian market का threat can come only from the monsoon, according to me. The government has done a smart thing. I mean, I firmly believe that it is the smartest thing to do as far as the Mauritius route is concerned. You know, they have given 34 months for foreigners to adjust to pay the full tax. So therefore, in my view, it will not have impact at all in the long term also. Only a short term, hot money to some extent will come down. But the benefit for the market is that the volatility also will come down. चलिए, इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप सुरेका भी बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। और साथ ही संदीप जो कि हमें बताएंगे कि वो कौन से 5 स्टॉक्स पिक करके लाए हैं दर्शकों के लिए जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। प्रदीप जी, निफ्टी में 7870 का लेवल आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि ये लेवल आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और कौन से ट्रिगर्स है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए स्वाति, शॉर्ट टर्म में हम किसी भी ट्रिगर की बात करें तो मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर में सारे ट्रिगर डिस्काउंट है। वो आप अच्छे ट्रिगर की बात कर लो या आप बुरे ट्रिगर की बात कर लो। देखिए, पिछले हफ्ते में हमने 3 बुरी न्यूज़ सुनी। एक मॉरिशस टीटी में थोड़ा सा उलटफेर हुआ, उसके बाद कुछ पी नोट्स की बात आई, फिर आईआईपी के डेटा है। ये 3 बुरी खबरों के बाद भी आप देखो तो हम नीचे में एक बहुत अच्छा सपोर्ट टेक्निकल चार्ट पर ले रहे हैं। वो कहीं भी 7770 और वहीं पर 2 दिन का डेमा भी खड़ा हुआ है, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं इतनी बुरी खबर के बाद। अच्छी खबर में हम यही बोल सकते हैं कि मानसून की खबर बहुत अच्छी है, जिसके ऊपर में बाजार में और 300-400 पॉइंट की जो रैली बनी थी, लेकिन वो पूरी खबर भी हम देख रहे हैं कि 7900 के ऊपर जाने के बाद और 8000 के अंदर ये सारी खबर भी अच्छी डिस्काउंट हो रही है। थोड़ा सा देखिए, इन दिनों में अगर हम नोटिस करें तो एफआईआई भी नेट सेलर ही हो रहे हैं बाजार के अंदर में। और एफ&ओ का डेटा भी आप देखो तो कहीं भी 8000 पे कॉल राइटिंग हो रही है, 7800 पे पुट राइटिंग हो रही है। ये सब देखते हुए लग रहा है कि अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो नीचे कहीं भी 7770-80 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट उभर के आ रहा है। ऊपर कहीं भी 7950, 8000 ये रेसिस्टेंस अभी उभर के आ रहा है। मेरे को लगता है अगले 2-4-5 दिन तो हम इसी रेंज में रह जाएंगे, या इस सीरीज का खात्मा भी जो है वो इसी रेंज के अंदर कहीं हो जाएगा। इसके बाद हमको देखना पड़ेगा जून सीरीज में किस तरीके के रोल ओवर और कैसा सारा सेंटीमेंट पैन आउट होकर के आता है। एक अच्छा ट्रिगर चाहिए और बहुत अच्छे वॉल्यूम और बहुत अच्छी बाइंग के साथ, तब हम 8000 के ऊपर निकलने की चेष्टा करेंगे तो शायद टिक पाएंगे। जी प्रदीप जी, और आज की हाईलाइट रहा पंजाब नेशनल बैंक का जनवरी मार्च तिमाही का रिजल्ट, जो कि बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में सबसे खराब रिजल्ट है। बहुत इतिहास में सबसे बड़ा घाटा हुआ है। चौथी तिमाही में बैंक को 5370 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को 306 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। साथ ही बैंक का घाटा बढ़ने के लिए प्रोविजनिंग में आई बढ़ोतरी अहम वजह रही है। इस तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़कर
यहाँ पर 10,490 करोड़ रुपए रही और पिछली तिमाही के मुकाबले बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 8.47% से बढ़कर 12.97% हो गया है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम भी 27% गिरकर करीब 2,768 करोड़ रुपए रही है और नेट एनपीएस बढ़कर 8.61% हो गए हैं। प्रदीप जी, इस पर आपसे रिएक्शन चाहेंगे। पीएनबी का अब तक का सबसे खराब रिजल्ट, वजह क्या आप मानते हैं? प्रोविजनिंग भी बढ़ी है और जिस तरीके से अब पीएनबी को ये घाटा हुआ है, आने वाले टाइम में आपको लगता है क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा? ये पीएनबी का घाटा थोड़ा ज़्यादा उभर के आ गया स्वाति। अगर इस तरीके से आप देखो तो कल भी जो 3-4 बैंकों के कल से परसों के अंदर जो नतीजे आए, चाहे इलाहाबाद बैंक था, सिंडिकेट बैंक था, यूनाइटेड बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, इन सारे पीएसयू बैंकों की बात करो तो जिस तरीके की एक टाइटनिंग आरबीआई द्वारा लगाई गई है कि प्रोविजनिंग बहुत अधिक से अधिक करके आप इस एनपीए को बाहर निकालो और इनको साफ करो, और उसके लिए मार्च तक की कोई एक लाइन थी जहाँ पे तो ये साफ हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए अगले क्वार्टर में इनका कितना नतीजा आता है और कितना और निकलता है। वैसे हर बैंक का मैनेजमेंट रिजल्ट के बाद यही बोल रहा है कि अब हमारी सफाई हो गई और अगले क्वार्टर में आएगा नहीं, लेकिन ऐसा धोखा हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में खा लिया है कि पिछले क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने कहा था अब नहीं निकलेगा, लेकिन ये निकल के आ रहा है। इसके विपरीत अगर आप एक बात देखो तो स्वाति बहुत अच्छी ये समझ में आ रही है कि ये जितना बड़ा भी प्रोविजन और जितना बड़ा भी घाटा निकल करके आ रहा है, ये सारा घाटा शेयर प्राइस में अब रिफ्लेक्ट है। इतना बड़ा लॉस पोस्ट करने के बाद भी आप देखो 50 रुपये के आसपास से इलाहाबाद बैंक ने जो बाउंस लिया तो आज ये 53 रुपये के आसपास था, यानी रिजल्ट निकलने के बाद लोअर लेवल से करीब करीब 6-7% की रिकवरी। रिजल्ट आने के पहले ही कल तक जो डिस्काउंट होना था वो पीएनबी हो गया। आज देखिए रिजल्ट आने के बाद पीएनबी 1 रुपया भी नहीं गिरा है। तो मेरे को लगता है मार्केट इन सब को समझ के चल रहा था कि इस बार की जो प्रोविजनिंग होगी वो अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद उम्मीद करी जा सकती है कि अगले क्वार्टर में शायद इससे कम हमको कुछ देखने के लिए मिले। और इतना फंडामेंटली वीक लग रही है अब पीएनबी, आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर की भी बात की जाए, फ्यूचर आपको क्या लगता है इसको देखते हुए? देखिए फ्यूचर तो अभी भी इनके बहुत ख़राब है। इनमें आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड या यहाँ से बहुत बड़ा एक आपके अंदर में प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाएगा। हाँ, बाज़ार के अंदर थोड़ा सा अप डाउन अगर होगा, और देखिए अगर 8,000 के ऊपर निफ्टी की भी कई लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक बहुत एक अच्छे तरीके से 8,000 के ऊपर हम नहीं निकलते तब तक कोई मैं तेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर निकलने से जो 150-200 पॉइंट निफ्टी में हम बात कर रहे हैं तो देखिए उसका असर बैंक निफ्टी पर भी आएगा। बैंक निफ्टी भी 17,000 के ऊपर निकलने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक ब्रेकआउट होगा तो आप ये मान के चलिए जो प्राइस बिहेवियर हम पीएसयू बैंकों का देख रहे हैं और इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद और कोई स्टॉक नीचे जाने तैयार नहीं है, तो यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकते हैं जिसमें 10-15% के बाउंस आपको किसी भी स्टॉक में कभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जी चलिए, अब कुछ कॉलर्स से बात कर लेते हैं। पुणे से महादेव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। महादेव जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? हाँ मैडम, मैंने ओएनजीसी शेयर लिया है 219 पे 100 क्वांटिटी, और एसबीआई बाय किया है 180 प्राइस पर 127। तो इसमें मैं क्या करूँ मैडम? चलिए ओएनजीसी पे पहले बात कर लेते हैं। आपका खरीद भाव 219 का है महादेव? हाँ बराबर मैडम, 219 का खरीद भाव है, हुई है 214 पे। हम थोड़ा सा करेक्ट करवाएंगे यहाँ पर क्योंकि उस हिसाब से आपको थोड़ा घाटा हो रहा है। 214 पे क्लोजिंग रही है। और ओएनजीसी पे क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, कब तक रखना चाहेंगे? 3 से 4 महीने तक। 3 से 4 महीने। और एसबीआई पे क्विकली बता दीजिए क्या स्ट्रैटेजी है? 2 महीने तक। चलिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी दोनों पे रखी है इन्होंने। ओएनजीसी पे 3 से 4 महीने की स्ट्रैटेजी आपको इनके लिए करेक्ट लगती है प्रदीप जी? देखिए 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी है तो सबसे पहली बात तो आप एग्जिट का रूट डिसाइड कर लीजिए। वैसे ओएनजीसी का चार्ट काफ़ी अच्छा बन रहा है, एक रेंज में रहते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक रेंज को ब्रेक करेगा, और जिसका मेन कारण हम और आप सब समझ रहे हैं कि क्रूड की प्राइस जैसे जैसे ऊपर आएगी वैसे वैसे ओएनजीसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके टेक्निकल सेटअप को देखें तो एक बार 190 और एक बार 200, यानी कि हायर बॉटम बना करके स्टॉक वापस 200 रुपये से जो जर्नी शुरू किया है
उसमें कहीं भी 225-26 का एक रेसिस्टेंस फेस करेगा। अगर क्रूड की प्राइस और $1 या $2-3 बढ़ जाती है या 50 के ऊपर निकलती है तो एक शार्प रिकवरी हमको क्रूड में भी देखने के लिए मिलेगी, उसका असर इस पे भी आएगा। आपको मुनाफा तभी हो सकता है जब ये स्टॉक 225 और 226 को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के उसके ऊपर 1-2 दिन टिके। तो आपका नज़रिया छोटा है, उस छोटी अवधि के लिए जरूर इंतजार कीजिए, लेकिन 200 के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो भी निकल जाइए। 225-26 के बाद अगर स्टॉक में कोई उछाल आता है तो छोटी अवधि का नजरिया है, तो वहां भी नफा बुक करके आप निकल जाइए। और एसबीआई पे छोटी अवधि का नजरिया इनका सही है? देखिए एसबीआई पे बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने पहले कहा एक ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिल सकता है। अभी भी 200 रुपये से गिर करके स्टॉक कहीं 75-80 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और कल से एक जो नई न्यूज़ निकली है कि ये 5 इनके जो सब्सिडियरीज है, 5 जो स्टेट बैंक और है उनको मर्जर करेगा। इस प्रोसीडिंग में बहुत सी बातें आएगी। और अभी देखिए एसबीआई का रिजल्ट आना भी बाकी है, यहाँ से डाउन साइड बहुत कम है। फिर भी आप अपने घाटे को कम करने के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और किसी उछाल में मुनाफा भी बुक कर लीजिए। जी चलिए अगला एसएमएस लेते हैं। बक्सर से गोविंद जी जानना चाह रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं और खरीद भाव है इस पर इनका 472। अब क्लोजिंग के हिसाब से इन्हें हो रहा है इस पर मुनाफा ही 484.75 पे टेक महिंद्रा की क्लोजिंग हुई है। टेक महिंद्रा पे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई निवेशक सोचे तो एग्जिट करना बेटर ऑप्शन है या बने रहे? देखिए पूरे सेक्टर की बात करें तो स्वाति, इनके सारे रिजल्ट आने के बाद कोई भी स्टॉक जब से रिजल्ट आया तब से कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है। हाँ डाउन साइड सभी स्टॉक में, चाहे हम बात करें इन्फोसिस की, बात करें टीसीएस की या बात करें विप्रो की, तो नतीजे जो भी डिस्काउंट होने के बाद में अब स्टॉक और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। टेक महिंद्रा की भी अगर अपने बात करते हैं तो कहीं भी 490-495 के आसपास एक बहुत अच्छा टॉप बना हुआ है, वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। मेरे को लगता नहीं है आज का चार्ट सेटअप देखते हुए कि बहुत जल्दी से उसको तोड़ लेगा। ठीक इसके विपरीत अगर मैं नीचे बात करूं तो 450-440 का एक सपोर्ट भी होल्ड कर रहा है। तो इस रेंज के अंदर में ही टेक महिंद्रा रहेगा और मेरे को लगता है कि अब जून क्वार्टर के नतीजे देखने के बाद ही इन स्टॉक में या इस सेक्टर में कोई नई वॉलेटिलिटी या नया ट्रेंड डिसाइड होगा। जी दिल्ली से एनलाल जी जानना चाह रहे हैं गोवा कार्बन के बारे में। गोवा कार्बन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है वो है कि 100 शेयर इनके पास है गोवा कार्बन के और इनका खरीद भाव है 98 रुपए का। अब गोवा कार्बन पे फिलहाल इन्हें आज की क्लोजिंग के हिसाब से हो रहा है घाटा 83 रुपये 25 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। और पिछले महीने प्रदीप जी इसने अपना 52 वीक हाई टच किया है अराउंड 98 रुपीज़ पर। अब ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रखे गोवा कार्बन पे? देखिए 13 अप्रैल को ये स्टॉक कहीं भी एक हाई बनाया है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ 98 से 99 रुपये का या 98-40 का एक हाई बना है। वहाँ से इस स्टॉक में जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक भी थमी नहीं हुई है और वहाँ से आज तक भी ये स्टॉक प्राय लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इसका चार्ट सेटअप देख करके लगता नहीं है कि तुरंत इस स्टॉक में कोई बहुत अच्छा उछाल आ जाएगा, क्योंकि 13 अप्रैल को जो टॉप बना है वहाँ पे एक बेयरिश फॉर्मेशन भी हो गई है, जिसका असर इस स्टॉक पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अगर हम इस स्टॉक में कोई भी बात करें तो 81-82 के आसपास एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज उभर करके आ रहा है। जब तक स्टॉक उसको नहीं तोड़ता तब तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी रैली में अगर ये स्टॉक आपको 95, 96, 90, 92 कोई भी भाव मिलता है तो इस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि जो फॉर्मेशन बनी हुई है बहुत अच्छी न्यूज के बिना 98 के ऊपर निकलना इस स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जी हमारे साथ इस वक्त कानपुर से विशाल जी फोन लाइन पर है। विशाल बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? हाँ मैम, मेरा ये पूछना है कि मेरे पास बलरामपुर चीनी है, 1200 शेयर हैं जी, 116 रुपये 80 पैसे की खरीद पे हैं, तो इस पे मुझे क्या कॉल लेना चाहिए? शुड आई स्टिक विद दैट और शुड आई सेल इट ऑफ? आपने कोई स्ट्रैटेजी रखी है फिलहाल लेते टाइम? आपने कोई स्ट्रैटेजी रखी हो कि आपको क्या करना है इस पे? मैं इसका टारगेट रखना चाह रहा था, 130 रुपए तक का टारगेट रखना चाह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, मतलब महीने भर में। लगभग मैंने ये लास्ट वीक शेयर उठाए हैं हाल ही में। और वैसे बलरामपुर चीनी पर प्रदीप जी की राय लेते हैं। 52 वीक का हाई टच किया इसने अपना
अभी कुछ दिन पहले ही 119 पर ऑलमोस्ट, इनफैक्ट 2006 के बाद बहुत शानदार प्रदर्शन है, लेकिन चार्ट पैटर्न आप क्या कहते हैं, क्योंकि एक साल में लो भी टच करके हाई पे जब ये गया, तो आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रह सकता है स्टॉक का? देखिए, इस शुगर सेक्टर की बात करें, केवल बलरामपुर की तो बात करोगे तो चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है। पूरे सेक्टर में एक टर्न अराउंड जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट का रेगुलेशन शुगर के प्राइसेस के ऊपर में आ रहा है कि थोड़ी सी भी शुगर की प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट काफ़ी कुछ बंदिश इस सेक्टर पे लगा देती है। और एक बात आपको और समझना पड़ेगा कि अगस्त महीने में 2015 के अगस्त में ये स्टॉक 44-44 रुपये का जो बॉटम बनाया था, वहाँ से अभी एक साल भी नहीं हुआ और स्टॉक 3 गुना हो चुका है। तो इस सेक्टर टर्न अराउंड का ही वजह है कि स्टॉक 3 गुना हो चुका है। अभी भी यहाँ से अपसाइड है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा टारगेट, बहुत छोटा टारगेट आपने सेट किया हुआ है, तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। आप बने रहिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। 105-107 का एक स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। मेरे को लगता है वो स्टॉप लॉस जल्दी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि बलरामपुर जो है वो एक दिग्गज स्टॉकर, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे को लगता है आपके टारगेट जो सेट किए हुए हैं वो आपको मिल जाने चाहिए। जी चलिए, अब कुछ और दर्शकों से बात करें उससे पहले मेरे सहयोगी संदीप भी इस वक्त हैं। संदीप ने कुछ स्टॉक्स चूज किए हैं जहां पर काफी हलचल देखने को मिली और मुनाफा कमाई का मौका है दर्शकों के लिए। संदीप बताइए, कौन से 5 स्टॉक्स आपने पिक किए हैं? जी शुक्रिया। आज का पहला स्टॉक है मदरसन सुमी का। एक बड़ी गिरावट इस काउंटर में आज देखने को मिली। कल नंबर्स आए थे, उसके बाद ब्रोकर्स के जो कॉल्स आए हैं वो दरअसल बेरिश रहे हैं। सीएलएसए ने इसके ऊपर बिकवाली की सलाह दी है। 245 का से हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाया है। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, लेकिन इस काउंटर पर देखिए कल के बड़े मूव के बाद आज गिरावट का दौर देखने को मिला और मुदित गोयल मानते हैं कि इसमें बिकवाली करके चले बेहतर रणनीति होगी। 268 का टारगेट होगा इसके लिए, 281 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। दूसरा कॉल होगा एमएनएम का। दरअसल 5 गाड़ियाँ अगर आप देखें, एनसीएपी एक ग्लोबल एजेंसी है यूके की, जिसने कुछ गाड़ियों के टेस्ट किए हैं और इन टेस्ट में 5 भारतीय गाड़ियां फेल हुई है क्रैश टेस्ट में। इसमें सिलेरियो, इको, जीरो और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो, क्विड और इयन, इनको 0 रेटिंग दी गई है। तो इस वजह से आज ऑटो एज अ पैक पे प्रेशर देखने को मिला और एमएनएम में भी इसमें गिरावट का दौर देखने को मिला। मुदित गोयल मानते हैं कि हालांकि खराब खबरें हैं, लेकिन इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 1352 रुपये का, स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1310 रुपये का। तीसरा कॉल आज के लिए पीएनबी का है। नंबर्स आए थे, नंबर्स में हमने देखा रिकॉर्ड घाटा इस बैंक ने पोस्ट किया है, क्योंकि जो प्रोविजनिंग है उसमें तेज़ बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों लेवल्स पे तेज़ बढ़त आई है और अभी भी मैनेजमेंट का मानना है कि जो बैलेंस शीट है वो क्लीनिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मुदित गोयल भी मानते हैं कि बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट नीचे की ओर 73 का देखने को मिल सकता है, 77.5 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रखना होगा। लुपिन में आज हमने स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए देखा। कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। रेवेन्यूज में 25% और मुनाफे में 38% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है। एके प्रभाकर का मानना है कि इस काउंटर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1680 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 1615 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी कॉल आज के लिए है एक पाइप स्टीमलेस ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी की अगर आप बात करें, एस्टेल पॉली। यहाँ पे सरकार ने जो चाइना से इंपोर्ट होने वाली सीमलेस ट्यूब है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 6 महीने के लिए। उसका असर एस्टेल पॉली में आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। एके प्रभाकर मानते हैं कि 455 के टारगेट के साथ खरीदारी करिए, 425 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। इनफैक्ट आज एक ज़रूरी खबर भी आई जो ऑटो सेक्टर के लिए एक इम्पैक्ट का काम ज़रूर कर सकती है। आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट रहेगा ये जानकार से भी जानेंगे, मार्केट एक्सपर्ट से भी जानेंगे। लेकिन मारुति सुजुकी से रिलेटेड खबर है कि देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली मारुति कंपनी सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी फ्यूल स्कैंडल में फंस गई है और कंपनी पर फ्यूल माइलेज में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। और इस खबर के बाद आपको बताएं, टोक्यो एक्सचेंज पर सुजुकी का शेयर 15% से ज्यादा लुढ़क गया है। सुजुकी के शेयर में ये 16 साल में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने कहा है कि वो फ्यूल माइलेज चेक करने के लिए अब दूसरे मेथड्स पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही जापान में 660 सीसी के मिनी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को कानून के तहत प्रेफरेंशियल टैक्स छूट मिलती है और टैक्स में छूट पाने के लिए कंपनियां माइलेज में इस तरह की धोखाधड़ी करती है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो सेक्टर के लेके कुछ न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव नहीं है। क्रैश टेस्ट में कुछ बड़ी गाड़ियां भी फेल हो गई हैं, उसको देखते हुए ऑटो सेक्टर में प्रेशर भी आज देखने को मिला। आपको लगता है कि ऐसे न्यूज़ से ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में?
नहीं स्वाति, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग पब्लिक की मेमोरी बहुत छोटी रहती है और बहुत छोटी अवधि में इनका इम्पैक्ट पड़ना होगा। तो वो आज थोड़ा बहुत तो हमने देखा भी है कि सारे स्टॉक कल की क्लोजिंग से 2-2.5-3% नीचे गिरे हुए थे। जहाँ तक एक मारुति की बात है तो देखिए मारुति की पेरेंट कंपनी में एक अलग ही कोई बात बन के आ गई, उसके कारण हो सकता है मारुति पे कोई इम्पैक्ट आए। तो वो आने वाले वक्त में ही देखना पड़ेगा कि उसका असर मारुति पे कितना आएगा। जहाँ तक ये कार क्रैश की आप बात कर रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा असर मेरे को नहीं लगता है कि अपने इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर में पड़ेगा। राइट, चलिए अब दर्शकों से बातचीत करते हैं। कुछ जमशेदपुर से जसपाल जी ने हमें एसएमएस भेजा है और इनका सवाल है एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक के 100 शेयर इनके पास है और उस पर इनका खरीद भाव है 530 का। अब एक्सिस बैंक पर क्लोजिंग के हिसाब से इन्हें हो रहा है अच्छा खासा नुकसान। अब एक्सिस बैंक अगेन बैंकिंग सेक्टर, आपको लगता है एक्सिस बैंक अभी एक राइट चॉइस है इनके लिए रखने के लिए, क्योंकि लेकिन लॉस तो हो रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है? जरूर इनको रखना भी चाहिए और ये काटेंगे भी नहीं स्वाति, क्योंकि इन्होंने 528-30 पे जो लिया होगा तो उसके बाद तो स्टॉक गिर के कहीं 370 रुपये तक भी चला जा रहा। और अब आग स्टॉक वापस से अपने आप को संभलते हुए और लास्ट नतीजों के बाद से स्टॉक धीरे धीरे एक नए घरों में एंट्री करते हुए जा रहा है। मेरे को लगता है इतना पेशेंस इन्होंने रखा है तो 530 के इनके भाव आ ही जाएंगे और 530 के बाद भी इनके पास अगर समय है तो इस स्टॉक को होल्ड करें। देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक प्राइवेट बैंकों के अंदर जो परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही है उसमें एक्सिस बैंक जरूर अभी पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत दिनों तक पीछे नहीं रहेगा। इस स्टॉक में भी अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा 530 में देखिए आने के बाद जो नेचुरल होता है कि 530 से आपने 370 देखा, 530 आएगा तो आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी तकदीर को धन्यवाद देंगे और अपना मुनाफा या जो आपका घाटा हो रहा था उसको कवर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये ट्रेड शायद मुनाफे में बदल सकता है। जी, मुंबई से मनोज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। मनोज जी स्वागत है आपका, कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, बॉम्बे डाइंग था। जी। So I have I think close to 400 or 500. जी। So and it is almost 50% down. So just let me know what to do next. 50% डाउन है। 76 पे आपका खरीद था और 47 मैंने 76 में लिया था आई गेस। अभी मुझे आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू सी। आप अपना स्टॉक ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ट्रैक कर रहा हूँ बट आई डोंट ट्रैक डेली। So I think yesterday or day before yesterday I was tracking it. तो वो 50% नीचे है ऑलमोस्ट। 50% नीचे है बॉम्बे डाइंग प्रदीप जी। और फिलहाल आपको लगता है कि अब इन्हें इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि डेली तो ट्रैक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब क्या करें? देखिए एक तो अगर आप डेली ट्रैक नहीं कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग को, तो सबसे बड़ा तरीका है कि अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड में दे दीजिए। उन पर भी भरोसा नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कीजिए, वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज थोड़ा बहुत कर लेगा। जहाँ तक अगर ये मेरी एक लाइन में बात माने तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, इस स्टॉक से निकल जाइए, फिर से अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करिए कि बहुत छोटा मुनाफा है आपका, कोई बहुत बड़ा लॉस इस स्टॉक में नहीं हुआ है। बोलने के लिए आपकी रकम आधी चली गई, लेकिन ये 30-35 रुपये का मात्र नुकसान है जो आप किसी भी स्टॉक में अगर अच्छे तरीके से बाजार में आप पैसे लगाएंगे तो ये नुकसान पूरा हो जाएगा। और बॉम्बे डाइंग में बने रहेंगे तो ये नुकसान पूरा होने की तो आज के दिन कोई बात नहीं समझ में आ रही है और हो सकता है ये नुकसान बढ़ भी जाए। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकलिए, रीथिंक करिए अपने पैसे को कहाँ लगाना है, होमवर्क करिए, ये नुकसान जल्दी पूरा हो जाएगा। जी प्रदीप जी, जिन स्टॉक्स के बारे में आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? देखिए जिस लाइन पे आपके दर्शकों के सवालों के जवाब देता हूँ या अपनी राय देता हूँ, उसी लाइन पर मैं अपने क्लाइंट के साथ सारे स्टॉक्स पे डिस्कस करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप सुरेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में।